आज में रहते हुए कल का जो वक्त है ये ख्वाब है, और इस ख्वाब को अगर आप बड़ा सोचते हैं, आप यकीन रखते हैं कि आने वाला वक्त बड़ा खैर का वक्त है, तो फिर तब्दीलियां आने लग पड़ती हैं। तालिब इल्म जो पढ़ रहा है, मैट्रिक में है, कॉलेज चला गया, इंटरमीडिएट पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, उसके पास ना क्लियर कोई मीनिंग नहीं है कि ये जो है डिग्री, इसको मैं ट्रांसलेट करूं तो ये कहाँ पर मैं जाऊंगा। तो जब आपने चलना हो और आपके पास सवाल भी हो और सवालों के जवाब ना हो, तो आपकी मोटिवेशन कम होने लग पड़ती है। हम हर वो काम करते हैं जिससे तनख्वाह मिलनी है, क्योंकि मीटर पैसे कमाना है, मीटर पे कहीं खुशी नहीं देखते, तो फिर आपको खुशी और इत्मीनान मिलता भी नहीं। पढ़ाना, समझाना, मुश्किल चीजों को आसान करके पेश करना, ये मेरा पैशन है, और इस पैशन की वजह से मुझे बड़ा इत्मीनान मिलता है, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू थिंक बिग पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट माहम अजमल। आज मैं आपके साथ मौजूद हूं थिंक बिग के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, कासिम अली शाह फाउंडेशन के फाउंडर, एक थॉट लीडर, एक बड़ा विजन रखने वाले और एक बड़ी सोच के साथ। आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने अपनी अक्सर वीडियोस में एक चीज डिस्कस की हुई है कि बड़ा सोचें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इसके बारे में आप मुझे बताएं। अच्छा देखिए महम, होता ही है कि इंसान को जिस तरह ऑक्सीजन चाहिए, जिस तरह खाना चाहिए, जिस तरह एक बड़ी सर्वाइवल की बेसिक नीड्स है जो मैस्लो हायरार्की में नीचे नीड्स आती हैं, इसी तरह होप भी चाहिए, उम्मीद भी चाहिए। उम्मीद पैदा होती है बड़ा सोचने से और मुस्तकबिल का ख्वाब एक देखने से। किसी ने बड़ी अच्छी एक मिसाल बनाई, एक नरेट की, मुझे बड़ी एक शानदार लगी कि एक छोटा बच्चा एक बूढ़े के सामने खड़ा था, तो बूढ़ा भी घुटने टेक के उसकी आंखों में कुछ देखने लग पड़ा और बच्चा भी उसकी आंखों में कुछ देखने लग पड़ा। अब एक छोटा बच्चा जिसकी 10 साल उम्र है, वो बूढ़े की आंखों में देख रहा है और बूढ़ा उसकी आंखों में देख रहा है। तो बच्चा क्या देख रहा है? बच्चा देख रहा है कि इस आंखों में गहराई है, इस आंखों में विजडम है, इस आंखों में दानिश है, इस आंखों में बहुत सा तजुर्बा है जो छुपा पड़ा। और जो बूढ़ा है वो बच्चे की आंखों में सिर्फ मुस्तकबिल देख रहा है, ना अकल है, ना तजुर्बा है, ना विजडम है, ना गहराई है, सिर्फ मुस्तकबिल है। अब दोनों ने दोबारा एक दूसरे की आंखों की तरफ देखा, तो देखा बच्चे ने क्या देखा कि वो गहराई वाली आंखों में चमक नहीं है, चमक नहीं है। और बूढ़े ने जब बच्चे की तरफ देखा, उसकी आंखों की तरफ, तो उसने देखा कि उसमें चमक है। तो कंक्लूजन ऑफ स्टोरी, चमक मुस्तकबिल के ख्वाब से आती है। और मिसाल तो बड़ी ऑड है, लेकिन इसके अलावा मैं कैसे समझाऊं, मैयत की थोड़ी सी आंखें खुली होती हैं जी, लेकिन उन आंखों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है जिंदा नहीं है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बिल्कुल। तो जो वक्त है, आज में रहते हुए कल का जो वक्त है, ये ख्वाब है, और इस ख्वाब को अगर आप बड़ा सोचते हैं और आप मैनिफेस्ट करते हैं, आप यकीन रखते हैं कि आने वाला वक्त बड़ा खैर का वक्त है, तो फिर तब्दीलियां आने लग पड़ती हैं। इस तरह माम ये भी होता है, बाज़ लोगों को अल्लाह ताला ने गिफ्ट किया होता है। अच्छा। ये प्रेडिक्शन का इल्म एक और इल्म है, हाँ। वो तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन वो उम्मीद पैदा करना जानते हैं। यानी अच्छा। जिस तरह से एक नेगेटिव पर्सनैलिटी शक पैदा करती है, हाँ जी। शक में डाल देती है, या किसी के माइंड में नेगेटिविटी डाल देती है, वसवसा डाल देती है, इसी तरह अल्लाह ताला ने बाज़ लोगों को सलाहियत दी होती है, वो उम्मीद डाल देते हैं। उनको उम्मीद का बीज लगाना आता है, और वो बीज जो है वो एक पौधा बनता है, वो दरख्त बनता है, और किसी का मुस्तकबिल बदल जाता है। मेरे एक टीचर हैं, ज़माने तालिब इल्मी में फिजिक्स उनसे पढ़ा हूँ, और उनका नाम है नवीद मजीद, मेरे बड़े पसंदीदा उस्ताद, आज तक मैं उनका बड़ा अदब करता हूँ, फिजिक्स के मेरे उस्ताद हैं। तो 1997 की बात है, आपसे मतलब कह लीजिए 28 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सेकेंड ईयर में था। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि सर ने पूरी क्लास में टेस्ट हुआ था, तो एकदम से मेरा नाम लिया, तो मैं खड़ा हो गया उठ के, उनका जी आप आओ, मैं डर गया, मैंने कहा जी। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के थापड़ा मारा और कहा कि यार ये तुम इस क्लास के बड़े लायक बच्चे हो, क्योंकि जिस तरह से तुमने प्रेजेंट किया है जी, पक्का है तुम्हारा एडमिशन यूईटी हो जाना। अच्छा, उस टाइम पे ना थोड़ी सी सीटें होती थी, मेरिट पे एडमिशन होता था, और वो जो सर का थापड़ा था और वो जो उनके जो कह लीजिए फीडबैक थी और जो उनकी शाबाशी थी, वो मेरे लिए मेरी जिंदगी बदलने के मुतराद थी। तो आने वाले दिनों में मैं यूनिवर्सिटी चला गया, फिर सर का शुक्रिया अदा करने गया, फिर एक दिन वो पुराना टेस्ट मिल गया, तो पता लगा वो टेस्ट बड़ा आम सा है, वो जो मेरा टेस्ट था वो कोई ऐसा गैर मामूली नहीं था, लेकिन सर का कमाल था कि उन्होंने उस पर फीडबैक इतनी शानदार दी थी कि मेरे माइंड ने उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा। और मैनिफेस्ट करते 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 आपके वो सबकॉन्शियस में बात रह गई कि मेरा एडमिशन सर ने कहा। तो ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ऐसी कहानी हर दूसरे चौथे बंदे की है।
जो कहीं भी पहुंचता है। अच्छा, बड़ी एक फेमस कहानी जो एडिसन की है कि उसके स्कूल से उसे निकाल दिया गया और 3 क्लास से जब निकाला गया तो वो एक रिपोर्ट दी गई, उसने घर जाके वो लिफाफा अपनी माँ को दिया। ये छोटी सी एक वीडियो भी, एक डॉक्यूमेंट्री सी बनी यूट्यूब पे पड़ी हुई है और मैं अपने बच्चों को भी दिखाता हूँ। ये जो मेरे पास आते हैं सारे तालीम मुमकिन के स्कॉलरशिप के बच्चे, उनको वो वीडियो में दिखाता हूँ। तो माँ ने उस चिट्ठी को पढ़ा खोल के, तो उसने पढ़ा कि स्कूल ने लिखा है कि आप इतने काबिल हो कि स्कूल आपके साथ नहीं चल सकता, लिहाजा स्कूल के रिसोर्सेज, टीचर्स, निसाब वो आपसे बहुत पीछे है, बहुत आगे हो, तो आपको बेहतर है आपकी माँ ही पढ़ाए। ये माँ ने पढ़ा और वो खत संभाल के उसको दोबारा से बंद करके रख दिया और आने वाले वक्तों में एडिसन बन गया और फिर उसे पुराने घर के कहीं कचरे में से, पुरानी रद्दी में से वो खत मिल गया और उस खत को जब उसने पढ़ा, माँ नहीं थी उसकी तब, तो उस खत में लिखा था कि आपका बच्चा इतना डफर है और इतना नालायक है कि इसको हम स्कूल से निकाल रहे हैं। अच्छा, माँ ने जो पढ़ा था वो लिखा हुआ नहीं था, माँ ने जो पढ़ा उसको बिल्कुल 180 चेंज करके उसके माइंड में डाल दिया और आने वाले वक्त में दुनिया को एक ऐसा शख्स मिला जिसने 1249 इजादात की, जिसमें से बल्ब एक है। तो ये है पावर ऑफ मैनिफेस्टिंग। तो जब आपके माइंड में कोई चीज चली जाती है, एक क्लिक कर जाती है, आपके सबकॉन्शियस जो अवेकन द जायंट विद इन है टोनी रॉबिन्स की फिलॉसफीज, तो वो फिर आप उसको करके दिखा देते हैं। ठीक हो गया। तो अब मेरा जो मेन क्वेश्चन है ना वो ये है कि आज का जो नौजवान है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहा है, और हालांकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी हैं और बहुत सारी फैसिलिटेशन भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना लोग डीमोटिवेटेड बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसकी क्या रीज़न है? देखें, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि तालिब इल्म जो पढ़ रहा है, मैट्रिक में है, कॉलेज चला गया, इंटरमीडिएट पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है और कोई भी डिग्री ले रहा है, उसको उसके पास ना क्लियर कोई मीनिंग नहीं है कि ये जो है डिग्री, इसको मैं ट्रांसलेट करूं तो ये कहाँ पर मैं जाऊंगा। उसको जवाब नहीं मिलते उसके सवालों के। तो जब आपने चलना हो और आपके पास सवाल भी हो और सवालों के जवाब ना हो, तो आपकी मोटिवेशन कम होने लग पड़ती है। आप किसी को भी रुखसत कीजिए, लाहौर मोटरवे पे बिठा दीजिए और गाड़ी में बिठा के उसकी आंखों पे पट्टी बांध दीजिए, तो बता दीजिए 4 घंटे बाद इस्लामाबाद आ जाएगा। तो वो 4 घंटे उसके लिए अजियत नहीं होंगे, हालांकि आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि उसको यकीन है कि थोड़ी देर बाद, जैसे 4 घंटे हम कह रहे हैं इस्लामाबाद आ जाना, लेकिन आप किसी को भी बिठाइए उसी रोड पे और आंखों पे पट्टी बांध के उसे बताइए हमें नहीं पता हमने कहाँ जाना है, हालांकि 4 घंटे बाद इस्लामाबाद पहुंच जाना है, लेकिन क्योंकि उसे नहीं पता तो उसका माइंड जिस हालत में होगा वो एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन की हालत है, क्योंकि उसे जवाब नहीं मिलेगा। हम जा कर रहे हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है, हम आए कहाँ से हैं, हमारी सिमत क्या है, हमारी स्पीड क्या है, हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारी मंजिल क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। जब इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, और ये आंखों पे पट्टी मैंने मिसाल इसलिए दी कि आज जो स्टूडेंट पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, सिर्फ मंथली पर एनम ग्रेजुएट्स जो निकलते हैं 5 लाख हैं तकरीबन, उनको यही नहीं पता होता हमने जाना कहाँ पर है। तो पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग नहीं है, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं है। देन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि ओवरऑल ही पाकिस्तान कुछ सालों से क्राइसिस में, इस क्राइसिस की वजह से होप नहीं जी। तो सोसाइटी बड़ी शदीद पोलराइज्ड हो चुकी है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, देन जॉब्स नहीं है, ये भी बहुत बड़ी वजह है। फिर एक बहुत बड़ी वजह ये है कि सोसाइटी में होप के एलिमेंट्स कम है, उम्मीद के अनासिर बड़े कम है। तो सर मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही हूँ कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो, अगर जैसे आप बता रहे हैं कि गाइडेंस नहीं है, तो अगर कोई इंसान खुद से अपना पोटेंशियल एक्टिवेट करना चाहता है, खुद आगे बढ़ना चाहता है, तो अपने अभी पाकिस्तान को सामने रखते हुए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस को हम कैसे इनिशिएट कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल? देखिए, इसका सबसे जो बेहतरीन तरीकाकार है वो ये है कि ये सवाल अपने आप से पूछा जाए। अच्छा, कि मैं क्या हूँ, मैं किन कामों में अच्छा हूँ, कौन से काम मुझे खुशी देते हैं, कौन से कामों से मैं मुतमईन होता हूँ, कौन से काम है जो मुझे मोटिवेट करते हैं, कौन से काम है जिनको करके मेरे अंदर एक इत्मीनान की कैफियत होती है, कौन से काम है जिनको करके मैं कंट्रीब्यूशन की फीलिंग आती है। तो जब आप ऐसे काम ढूंढें तो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आसान हो जाती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हर वो काम करते हैं जिससे तनख्वाह मिलनी है, क्योंकि मीटर पैसे कमाना है, मीटर पे कहीं खुशी नहीं देखते हम, मीटर पे कहीं हम ये नहीं देखते कि इत्मीनान कितना, मीटर पे ये नहीं देखते कि हमने कंट्रीब्यूट कितना किया, तो फिर आपको खुशी और इत्मीनान मिलता भी नहीं है। ठीक है, तो मनी को और पैशन को इकट्ठे कैसे हम लेके चल सकते हैं? बड़ी गुड लक होती है ऐसा हो जाए, बड़ी गुड लक होती है। जरिए मुआश
और आपका शौक एक हो। गालिब के अल्फाज में जरिया मुआश और शौक अगर एक है तो आप खुश वक्त है, खुशकिस्मत है, लकी बंदा हुआ है जिसका जरिया मुआश। लेकिन ऐसा नहीं भी है तो हमें अपने पैशन को मारना नहीं चाहिए, उसको किसी न किसी शक्ल में परफॉर्म करना चाहिए, कोई ऐसी एक्टिविटीज रखनी चाहिए, कोई ऐसे काम करने चाहिए जो हम करते चले जाएं ताकि उससे खुशी मिलती रहे। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो सिविल सर्वेंट्स हैं और शायर भी हैं, तो शायरी उनका जरिया मुआश नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने शायरी नहीं छोड़ी। जाती तौर पे मेरी जिंदगी में मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं कि 30 दिनों में से ब्रेड एंड बटर के लिए मुझे 1 या 2 दिन काम करना पड़ता है। मैं 1 या 2 दिन इतना काम कर लेता हूँ जिससे पूरे महीने का खर्चा निकल आता है। 27-28 दिन मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ, मैं डिलीवर करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। उसकी वजह क्या है? पढ़ाना, समझाना, मुश्किल चीजों को आसान करके पेश करना, ये मेरा पैशन है। और इस पैशन की वजह से मुझे बड़ा इत्मीनान मिलता है, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो आप लाजिम नहीं है कि हर काम से पैसे कमाओ, कुछ कामों से खुशी कमानी चाहिए। ठीक है, तो कासिम अली शाह फाउंडेशन के पीछे जो आपका विजन है, ये एक पैशन था जो आज ही हम मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं आपकी, माशाल्लाह। मैंने आपकी एक वीडियो सुनी थी, आप उसमें बता रहे थे कि आप द सीक्रेट से बहुत इंस्पायर्ड हैं और मैनिफेस्टेशन से बहुत इंस्पायर्ड हैं। तो आपकी मैनिफेस्टेशन क्या है अभी तक जो आपको लगता है पूरी हुई है? मेरा ख्याल है जो कुछ है ये सारा मैनिफेस्ट है। ये मैनिफेस्ट हुआ हुआ। और मैं तो ट्यूशंस पढ़ा रहा था आज से 20-25 साल पीछे जाके याद करूं, वहां से सफर शुरू किया और करते करते ये उसका एक बड़ा अपग्रेड वर्जन मेरी जिंदगी के वो सारे काम जो मैं पढ़ाते हुए पैशन से कर रहा था, जिनसे मुझे कोई पैसे नहीं मिलते थे। लाइक बच्चों को मैं गाइडेंस भी देता था, काउंसलिंग करता था, पेरेंट्स को गाइड करता था, कोशिश करता था कि जो बड़े थॉट लीडर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कराऊं बच्चों को, इवेंट्स अरेंज करता था। वो सब कुछ आज फाउंडेशन में हो रहा है। कितने ऐसे बच्चे थे जिनकी फी मैं नहीं लेता था, कितने ऐसे बच्चे थे जिनको स्कॉलरशिप दे देता था, कितने ऐसे बच्चे थे जिनको पढ़ने के उल्टा पैसे दे देता था कि यार कुछ पैसे ले लो लेकिन पढ़ो सही। तो आज वो सारे काम मेरी फाउंडेशन कर रही है और ये कभी मेरा ख्वाब था। आज 8 साल हो गए, 8 साल से ज्यादा का टाइम गुजर गया फाउंडेशन को, और वो सारे काम बगैर किसी प्रॉफिट के, इट्स नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने काम कर रही है। सर, आप नेगेटिविटी को कैसे मैनेज करते हैं? जैसे आप जाहिर आप एक इन्फ्लुएंशियल नोन पर्सनालिटी हैं और एक आपका लंबा सफर होगा जिसमें आपके लाइफ्स के अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे, आपके एनवायरमेंटल इश्यूज भी होंगे जहाँ पे आपको कुछ लोग शायद उस तरह से सपोर्ट नहीं करते होंगे। तो आजकल के नौजवान, जिससे मैं जाती हूँ सेशंस करती हूँ बच्चों के साथ, तो वो कहते हैं कि मैडम हमें नेगेटिविटी बहुत फील होती है, तो हम पढ़ नहीं पा रहे इस वजह से। तो आपको क्या लगता है, आपने कैसे इसको मैनेज किया, बच्चे कैसे मैनेज कर सकते हैं? अच्छा देखिए, इसमें जो मेरा तरीकाकार था वो 3 बड़े सादा से प्रिंसिपल्स कई होंगे लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जिन्हें अपनाया जा सकता है। एक तो तवक्कुल खुदा है, आप जितना अल्लाह पे भरोसा करते हैं मुश्किल वक्त कट जाता है। रेगिस्तान के बाद नखलिस्तान आ जाता है, मुश्किल वक्त के बाद आसानी आ जाती है, रात के बाद दिन आ जाता है, दिन एक से नहीं रहते, दिन फिरते रहते हैं। ये आपका कामिल यकीन होना चाहिए। दूसरा, गुड कंपनी है। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होने चाहिए जिनमें उम्मीद ज्यादा है। आपके गुरुज होने चाहिए, आपकी जिंदगी में ऐसे लोग होने चाहिए जिनकी उंगली पकड़ लें, आपकी जिंदगी में ऐसे लोग होने चाहिए जो फ्यूल डाल दें, आपकी जिंदगी में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपसे मोहब्बत करते हो, जो आपका एहतराम करते हो, तो वो आपको गिरने से बचाते हैं। वो एक ऐसी सरफेस टेंशन बन जाती है जिसपे आप फ्लॉट करते रहते हैं। तीसरी जो चीज है वो खिदमत और सेवा है। यानी इस अमल को मैंने नहीं छोड़ा मुश्किल तरीन हालात में भी। यानी अगर आपके हाथ से खैर जा रही है ना, तो फिर आप नहीं गिरते, फिर अल्लाह आप पे रहम कर देता है। आप उसको सदका और चैरिटी से रिलेट कर 100%। ये आप इसको साइंटिफिक कहें तो पे बैक करना है, और बड़ी उसकी टर्म्स बनी है ऐसी, लेकिन रिलीजन ने उसको बड़ा अच्छा डिफाइन कर दिया कि सदकात जो हैं वो आपकी मुश्किलात को और बलाओं को टाल देते हैं। तो मैनिफेस्टेशन और ये पॉजिटिव थिंकिंग का आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी शेयर करें, आपका क्या है इसके बारे में? अच्छा देखिए, एक हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जैसा अल्लाह से गुमान लगाया जाए वैसे नताइज होते हैं जी। तो अगर आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा होना शुरू हो जाता है। आप अच्छा चाहते हैं, असल में आप अच्छा चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी वहां चली जाती है। जब आपकी वहां फ्रिक्वेंसी जाती है तो वहां पहले ही ब्लेसिंग्स पड़ी होती हैं। जस्ट आपने कैच करनी होती है, डाउनलोड कर रहे हैं, आप डाउनलोड कर लेते हो। यानी एक मिसाल लीजिए, एक बंदा FM 100 पे है तो 103 की फ्रिक्वेंसी पे वो नहीं है, तो जो गाना 103 पे चल रहा है 100 पे नहीं चल रहा, तो उसे जंप करके 103 पे जाना है, तो गाना तो पहले ही चल रहा है। बिल्कुल। तो जैसे ही आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करने वाले की सबसे बड़ी निशानी बता देता हूँ, जो अच्छा महसूस कर रहा है ना उसके साथ बैठ के भी अच्छा महसूस होता है। अच्छा, क्योंकि उसकी जो वाइब्स हैं, उसका ऑरा है वो पॉजिटिव है। अच्छा। कुछ लोगों के पास बैठ के आप ड्रेन हो जाते हैं, वो एनर्जी सक्कर होते हैं। उसकी वजह क्या है, वो अच्छा बुरा सोचते हैं और बुरा महसूस करते हैं तो बुरी वाइब्स हो जाती हैं। बाज़ औक़ात वहां ऐसा भी होता है कि कई लोग बड़ा अच्छा प्रिटेंड कर रहे होते हैं, हाँ। उनके प्रोटोकॉल्स बड़े अच्छे होते हैं, हाँ।
यानी वो रिसीव करेंगे, वेलकम करेंगे, अच्छे अच्छे जुमले बोलेंगे, सारा कुछ, लेकिन आपको महसूस अच्छा नहीं होगा। आपको महसूस होगा समथिंग इज फिश, कुछ ना कुछ मसला है। वो क्या है बेसिकली, उनके अंदर जो कुछ चल रहा है ना, उसकी जो वाइब्स हैं वो आप रीड करने लग पड़ोगे। और ये भी वक्त के साथ साथ आपने, हम रूहानियत की इस्तिलाह में से कहते हैं लताफत, आपकी सेल्फ प्यूरिफिकेशन इस लेवल पे चली जाती है कि आप फिर बंदों को रीड करते हैं, बंदों को भी एनर्जीज की शक्ल में रीड करते हैं कि किसकी एनर्जी कहाँ पर स्ट्रक है। ये बाय बर्थ होती है कि पॉलिश भी पॉलिश हो जाती है? मेरा ख्याल है बाय बर्थ होती है, उसको पॉलिश करना पड़ता है। इसको हम इंट्यूशन भी कहते हैं। इंट्यूटिव लोग होते हैं, कुछ लोग इंट्यूटिव होते हैं, और इंट्यूटिव लोगों में अल्लाह ताला ने एनर्जी को रीड करने की, बंदों को रीड करने की, अच्छा उसमें इस इल्म की भी शक्लें हैं। कई लोग क्याफा रीड करते हैं, मतलब वो बॉडी लैंग्वेज को, फेस के एक्सप्रेशंस को रीड कर लेते। एक साहब मिले मुझे, वो माथे की जो लकीरें होती हैं उनको रीड कर लेते हैं। उनको ये पता, हाँ, उनका पूरा थीसिस था। उन्होंने कहा देखिए मसलन जो पुराना मैथोलॉजी है वो हिंदू मत है, और ये जैन मत है, हिंदू मत है, सारी पट्टी है, या फिर कह लीजिए बुद्धा है, अपना जो है बुद्धिस्ट। और आप देखें तो उनके जो मॉन्क्स हैं उनके यहाँ निशान होते हैं। अच्छा कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है जी, वो ड्रॉ करते हैं रोज। तो वो कोई एक लाइन जो है वो लक की लाइन है, एक पैसे की लाइन है, एक रिस्पेक्ट की लाइन है, तो वो माथा पढ़ लेते हैं। होता है ना, किसी ने माथा पढ़ लिया, वो क्या करें? अच्छा यानी ये एक इल्म है ना जी। तो फिर भी कुछ ना कुछ मिसाल लीजिए, वो किसी ने कहा कि जिसके हाथ नहीं होते उसकी भी लकीरें, किस्मत होती है उसकी, तो जो रीड करने वाला ना फिर उसमें से निकाल लेता है कुछ ना कुछ। तो आपको लगता है इंट्यूशन इज इम्पोर्टेंट फॉर करियर और चॉइसेस लाइफ में जो हम बना रहे होते हैं? देखिए इल्म जो है ना, कार्ल यंग की जो थ्योरी MBTI की सारा कॉन्सेप्ट है, वो तो बताता है दुनिया में कुछ इंट्यूटिव लोग हैं, कुछ लोग सेंसेस बेस्ड हैं, और जो इंट्यूटिव हैं वो उनको इंट्यूशन के जरिए पावर मिलती है। सेंसेस वालों कहते हैं जी एक्चुअली जो है हम तो वो बात करेंगे। मेरा हाल है कि जो इंट्यूटिव है उसे रैशनल होके सेंसेस में भी रहना चाहिए, सेंसेस वाले को इंट्यूशन सीखना चाहिए। तो एक का टैलेंट है, एक की स्किल है, तो जिसका टैलेंट है उसको दूसरी स्किल सीखनी चाहिए, जिसका दूसरा टैलेंट है उसको ये स्किल सीखनी चाहिए। तो हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि सर कासिम की क्या पर्सनालिटी, आप इंट्यूटिवली डिसीजंस लेते हैं? नहीं, मेरी टाइप में तो इंट्यूशन है। मैं ENFJ हूँ, मेरी जो टाइप है, एक्सट्रोवर्जन, इंट्यूटिव, फीलिंग डोमिनेंट एंड प्रोएक्टिव, मेरी ये टाइप है। और इस टाइप में टीचर्स होते हैं, और वो टीचर्स जो हैं वो मैथ्स को ड्रेस करते हैं, रिफॉर्मर्स होते हैं, थॉट लीडर्स होते हैं। दुनिया में ऐसे लोग इस टाइप के होते हैं। 2.5 है जी टोटल आबादी की ये टाइप, 7.5 अरब में से 2.5 जो है रेशो है इसकी, ये टाइप जो है ये लीडर्स की टाइप होती है, रिफॉर्मर्स की टाइप होती है। तो इस टाइप में इंट्यूटिव होना गिफ्ट होता है, फिर आगे पॉलिश करना है इसको। आप जितना पॉलिश कर लें, आप एक ऐसा लेवल है जिसमें कश्फ होने लग पड़ता है फिर आप। सो अब मैं आपसे जो लास्ट में चाहती हूँ कि आप हमारे यूथ को कोई पैगाम दें, अपनी इंट्यूशन को कैसे, अपनी स्किल्स को कैसे पॉलिश कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए सादा जो कुलिया है ना, अपने से बेहतर लोगों में उठे बैठे। ठीक है। आप जिस कंपनी में रहते हैं ना, 5 लोग जिनकी कंपनी में बैठते हैं वैसे ही, तो हमारे पास आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले होते नहीं है। तो बड़ी अजीब सी मिसाल फिर ना एक पिक्चर बनी हुई थी, उस पिक्चर में शाहरुख खान था, उसके सीने से हीरोइन लगी हुई थी, उसकी शक्ल भी शाहरुख खान जैसी, नीचे बच्चे थे उन सब की शक्ल शाहरुख खान जैसी, तो ऊपर लिखा हुआ था कजन मैरिज का नतीजा। वो समझाने का मकसद ये है कि जैसे लोगों में आप रहते हैं वैसी चीजें प्रोड्यूस होनी है। ठीक है। तो अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले, बड़ा सोचने वाले, मुस्बत सोचने वाले, फिर थॉट लीडर्स हों, फिर वो कुछ कंट्रीब्यूटर्स हों, फिर डूअर्स हों, कुछ करके दिखाने वाले हों, आपके इर्द गिर्द नहीं है, तो फिर आप वैसे ही बन जाएंगे जैसे इर्द गिर्द लोग। तो सिंपल है, अपनी कंपनी चेंज करें, अच्छे लोगों में बैठे। ठीक है। और आने वाली जो जिंदगी है लोगों की, जैसे फ्यूचर है, आप पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो कैसे देखते हैं? अगर हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो अपने पर्सनली खुद को डेवलप करते हैं, तो आप क्या देखते हैं पाकिस्तान के लिए? आपका क्या विजन? देखिए दो हैं जी बातें। एक तो पाकिस्तान पूरा है, मुझे बड़ा यकीन है कि जितनी कोशिश की जा रही है, मैं स्टेट की बात करूंगा, सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, ओवरऑल एस्टैब्लिशमेंट सारी बड़ी कोशिश कर रहे हैं डिलीवर करने की, और बड़ा रिफॉर्म हो रहा है। आने वाले वक्तों में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। ठीक है। और यूथ की जहां तक बात है, देखिए उन्होंने खुद को काबिल बनाना है। किसी स्टोरी में आपने रेलिवेंट होना होता है, चलती बस में आपने बैठना होता है, भाग के पकड़ के बैठना होता है, और पकड़ के बैठ के उसमें एंटर होने के बाद नखरे नहीं करते। ठीक है कि जी मुझे फ्रंट सीट मिले। आप पहले खड़े हो जाते हैं, फिर आपको बैठने की सीट मिलती है, फिर आपको आइडियल सीट मिल जाती है। तो बच्चों को ना चाहिए कि वो कम से कम भागें और जो अपॉर्चुनिटीज है उनको पकड़ें और फिर अपने मुताबिक उनको बनाएं। थैंक यू सर। सो आज के एपिसोड का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। थिंक बिग के साथ कनेक्टेड रहें। आने वाली मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल थिंक बिग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज।